हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सिविक साइंस यूपीएससी पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉक बो रॉक की, जिसके लिए हाल ही में डिमांड चल रही है कि इसको 8th शेड्यूल में डाला जाए। देखिए, अगर आप 2026 या फिर 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपने पॉलिटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि 8th शेड्यूल किसको कहते हैं। इसलिए ये टॉपिक बिल्कुल आपके लिए नया है। और अगर आपने एक बार पॉलिटी पढ़ रखी है तो आपको पता है कि 8th शेड्यूल किस चीज में आता है, ठीक है। और इसके ऊपर यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, वो सब चीजें इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिल्कुल एकदम बेसिक से, चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखिए, ये है अपना प्यारा भारत और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अब, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, इट्स एन ऑर्डर कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अपने इस प्यारे भारत का टोटल एरिया कितना है। आप कहेंगे कि सर अभी तो आप कॉक बो रॉक के बारे में बताने वाले थे, 8th शेड्यूल के बारे में बताने वाले थे, आप अचानक से पॉलिटी से ज्योग्राफी पे क्यों पहुंच गए। ठीक है, देखिए धीरे धीरे करके है ना अपने बेसिक्स ऐसे ही मजबूत होते हैं। अगर आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि अरे नहीं भाई, मैं तो इसका एरिया तभी पता करूंगा, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको नहीं पता और आप सोच रहे हैं कि नहीं, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा ना, मैं तो इसका एरिया तभी पता करूंगा, भाई मैं एक्स्ट्रा क्यों पढूं। तो फिर आप यूपीएससी को तो भूल ही जाइए, बिल्कुल एकदम क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ठीक है। तो अपन एकदम हर चीज को तोड़ तोड़ के चलेंगे कि चीजें क्या है, ठीक है। तो आप इसका जो एरिया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप भारत का नक्शा देखें, भारत की मैप को देखें, तो आपके माइंड में पहली चीज आनी चाहिए कि इसका एरिया कितना है, ठीक है। साथ के साथ देखिए, आप ये वाला रीजन जो देख रहे हैं इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में ये जो रेड कलर का एरिया आप देख रहे हैं ये है अपना त्रिपुरा, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट में ना कुछ एक टर्म्स आती है, उसको कहते हैं सेवन सिस्टर्स, ठीक है। अब इसका भी आप कमेंट करके बताना कि सेवन सिस्टर्स में कौन कौन से स्टेट आते हैं। देखिए, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, है ना, और ये बहुत ही ज्यादा बेसिक होते हैं। अब मैं आपको अगर ये बताने लगूं कि सेवन सिस्टर्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो अपन अपने मेन जो मुद्दा है, मेन जो इश्यू है, मेन जो टॉपिक है ना, उससे अपन डाइवर्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें यूपीएससी के लिए एक एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन अपन को पता होना चाहिए पूरे भारत के मैप के बारे में कि कहाँ पर क्या क्या चीज है, किसको क्या क्या चीज बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप सोचोगे कि नहीं, मैं तो एक दिन में ही पढ़ना शुरू करूंगा, भाई एक दिन भारत का मैप उठाऊंगा और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे स्टेट याद कर लूंगा, सारी चीजें याद कर लूंगा, तो भूल जाओ, कभी जिंदगी में नहीं होने का। इसलिए कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। तो अब आप ये बताएंगे कि सेवन सिस्टर्स में कौन कौन से स्टेट आते हैं, ठीक है। अब अपन पहुंच गए हैं त्रिपुरा में, ठीक है। तो त्रिपुरा और कॉक बो रोक का क्या कनेक्शन है, ठीक है। देखिए, जैसे ये है गुजरात, ठीक है, यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, गुजराती। ये है राजस्थान, यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, राजस्थानी। ये है पंजाब, यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, पंजाबी। ये है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, बंगाली, ठीक है। ये है आसाम, आसाम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, आसामी। ऐसी ही जो त्रिपुरा है, इसकी एक पर्टिकुलर, इस ये जो स्टेट है इसकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, उसका नाम है कॉक बो रोक, ठीक है। इसको अदर लैंग्वेज में त्रिपुरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। वहां की अब लोग क्या कर रहे हैं, इसको 8th शेड्यूल में लाने के लिए कि भाई ये जो हमारी लैंग्वेज है इसको आप 8th शेड्यूल में डाल दीजिए, इसके लिए क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वहां की एक सभा है कॉक बो रोक साहित्य परिषद, इसने क्या किया, इसने एक लेटर दिया, एक ज्ञापन दिया है जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मानिक शाह को, और उनसे रिक्वेस्ट की है कि सर ये जो हमारी लैंग्वेज है कॉक बो रोक, इसको आप 8वां जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इसमें डाल दीजिए ताकि इसका हमें फायदा मिल सके। अब ये 8वां शेड्यूल क्या है, हम सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें किसी लैंग्वेज को कैसे डाला जाता है, और अगर इसमें कोई लैंग्वेज डाल दी जाती है तो उस लैंग्वेज को क्या फायदा मिलता है। लोग क्यों कहते हैं कि भाई हमारी लैंग्वेज को आप 8th शेड्यूल में डाल दीजिए, ठीक है, कोई ना कोई फायदा जरूर मिलता होगा, इसलिए, ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले शुरू करते हैं, उससे पहले अपन एक चीज जान लेते हैं कि देखिए ये है भोजपुरी जन जागरण अभियान। अब आप कहेंगे सर आप कहाँ त्रिपुरा से कहाँ बिहार पर चले गए, ठीक है। देखो, ऐसा ही कुछ फरवरी में, यानी कुछ महीनों पहले, 21 फरवरी को, मुझे याद आ रहा है 21 फरवरी को 2000, शायद 21 फरवरी 2025 को
जंतर मंतर के सामने भोजपुरी यानी बिहार के कुछ लोगों ने धरना दिया था और उन्होंने भी सेम मांग की थी। क्या की थी भाई, हमारी जो भाषा है भोजपुरी, इसको आप संवैधानिक दर्जा दे दीजिए, यानी कि इसको भी आप 8th शेड्यूल में डाल दीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको भोजपुरी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपका कोई फ्रेंड भोजपुरी का है या फिर आप किसी बिहार के बच्चे को जानते हैं, आई थिंक 99% लोगों को ये फैक्ट नहीं पता होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को उस तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और भोजपुरी होने के नाते, भोजपुरी कहाँ की लैंग्वेज है, पर्टिकुलर एरिया देखा जाए तो बिहार की है, लेकिन बिहार कहाँ पर है, भारत में। तो आपको भारतीय होने पर भी अपने गर्व महसूस होगा। ठीक है, वो फैक्ट क्या है कि भोजपुरी एक इकलौती ऐसी लैंग्वेज है जिसको जो इंडिया से बाहर भी बोली जाती है। ठीक है सर, ऐसे तो बहुत सारी लैंग्वेज है भारत की जिनको इंडिया से बाहर बोली जाती है, बिहार के लोग चले गए होंगे वहां पे बोलते होंगे, नहीं। देखिए, बिहार और पश्चिमी सॉरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड वगैरह यहाँ के कुछ इलाकों में तो बोली जाती है। इसके अलावा नेपाल में भी भोजपुरी को बोला जाता है, साथ ही साथ मॉरिशस में। ठीक है, और आपको एक फैक्ट और पता चलेगा यहाँ पर कि मॉरिशस और नेपाल में ये जो भोजपुरी लैंग्वेज है इसको संवैधानिक दर्जा है, जबकि इंडिया में इसको संवैधानिक दर्जा नहीं है। ठीक है, ये कितना बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक जो भाषा जो हमारे स्टेट की है, ठीक है, उसको भारत के अंदर ही संविधान सरकार ने संवैधानिक दर्जा नहीं दे रखा है, जबकि दूसरे देश जैसे कि मॉरिशस और नेपाल के संविधान में इस भाषा को संवैधानिक दर्जा दे रखा है। ये कितना बड़ा फैक्ट है जो आज तक शायद मुझे लगता है कि हम नहीं जानते होंगे। और अगर आपने भी पहली बार ये फैक्ट सुना है तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, लौटते हैं अपने मुद्दे पर। अपन बात कर रहे थे 8th शेड्यूल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि 8th शेड्यूल क्या है। देखिए, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर सरकार ने कुछ शेड्यूल बनाए। अब इसको भी आप कमेंट में बताने वाले हैं कि हमारे यहाँ पर कितने शेड्यूल हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर आप तो सारी चीजें हमसे ही पूछे आ रहे हो। बेटा मैं तुमको स्पून फीडिंग नहीं कराऊंगा। ठीक है, आप दुनिया भर के लोगों की वीडियो देखते होंगे, वो आपको बता देंगे भाई इतने शेड्यूल है, लेकिन जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक क्या होगा, माइंड में चीजें बैठेंगी नहीं। आपको अभी मैं बता दूं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, सुन फिर के मजा भी आ जाएगा कि अच्छा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बता दिया कि भाई इतने शेड्यूल है। लेकिन एग्जाम में अगर चीजें आ गई ना तो फिर अपन लैग कर जाते हैं। लेकिन जब अपन खुद चीजें सर्च करके करते हैं ना, है ना, तो अपने वो माइंड में लॉन्ग लास्टिंग तक बैठ जाती हैं। इसलिए मैं तुमसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि अब क्या ये जो बेसिक क्वेश्चन है ना ये तुम खुद से कंप्लीट कर सको। ठीक है, तो इसका भी आप कमेंट करके आप हमें बताने वाले हैं कि कितने शेड्यूल्ड हैं भारत के संविधान में। अब अपन बात करते हैं उनमें से 8वें शेड्यूल की। देखिए, 8वां शेड्यूल है वो बात करता है लैंग्वेजेस की, यानी कि भाषा की। ठीक है, और इस शेड्यूल के अंदर जो भाषाएं आ जाती हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी कि इस शेड्यूल के अंदर अगर कोई भी भाषा आ गई तो उसको भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अपना जो संविधान है उसके 2 आर्टिकल हैं, एक तो आर्टिकल 344(1) और 351, ये किसको पावर देते हैं, ये पावर देते हैं 8वें शेड्यूल को। अब एक बार इन 2 आर्टिकल्स के बारे में हल्का फुल्का जान लेते हैं, ज्यादा डेप्थ नहीं, हल्का फुल्का, क्योंकि ये कहते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जानते हैं आर्टिकल 344 क्या कहता है। देखिए, आर्टिकल 344 कहता है कि भाई एक कमीशन बनेगा, प्रेसिडेंट इस कमीशन को बनाएगा और वो कमीशन क्या करेगा, भाषा के ऊपर किस भाषा को डालना है, किस भाषा को नहीं डालना, कौन सी भाषा कैसी है, उसके ऊपर काम करेगा और हमें बता देगा। ठीक है, आर्टिकल 351, आर्टिकल 351 क्या कहता है कि भाई जो सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, उसकी ये ड्यूटी है, उसका ये कर्तव्य है कि वो जो हिंदी लैंग्वेजेस है उसको बढ़ावा दे, उसको डेवलप करे, ताकि जो इतना बड़ा देश है, डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, ताकि मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन हिंदी भाषा को बनाया जा सके। ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है, 351 आर्टिकल में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब अपन दोबारा से आ जाते हैं 8th शेड्यूल में। ठीक है, अब जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मई 2025 तक अपन बात करेंगे, है ना। आगे तुम 2026 में एग्जाम दोगे, 2027 में एग्जाम दोगे, हो सकता है कोई अमेंडमेंट हो जाए, तो इस चीज को अपडेट कर लेना। अभी तक जब तक ये वीडियो बन रहा है तब तक कि मई 2025 तक 8th शेड्यूल के अंदर कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, टोटल 22 लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है, क्या इनिशियल से, यानी कि जब से हमारा संविधान बना था तब से ही 8वें शेड्यूल में 22 भाषाएं थी, नहीं।
अगर एकदम ओरिजिनल देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी जो कि 8th शेड्यूल के अंदर आती थी। कौन कौन सी थी? असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 लैंग्वेजेस थी जो ओरिजिनल जो अपना संविधान है उसमें थी। बाद में अपने संविधान में कुछ संशोधन किए गए, ठीक है। उसके उन संशोधन के द्वारा 14 लैंग्वेजेस को जो थी उनमें 8 लैंग्वेजेस को और जोड़ा गया और टोटल यहाँ पर कितनी लैंग्वेजेस हो गई? 22 लैंग्वेजेस हो गई, ठीक है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस को बाद में जोड़ा गया था? बोडो को, डोगरी को, कोंकणी को, मैथिली को, मणिपुरी को, नेपाली को, सांथाली को और सिंधी को, ठीक है। अब कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था इन लैंग्वेजेस को, है ना। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इतना डीप में नहीं, भाई आपने बता दिया 22 लैंग्वेज है, इतना सा ही बहुत है। लेकिन भाई साहब यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब अपन वीडियो खत्म करेंगे ना तब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले मतलब जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, उसके द्वारा सिंधी लैंग्वेजेस को जोड़ा गया था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, उसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन तीन लैंग्वेज को जोड़ा गया था, यानी कि के, एम और एन, ठीक है। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन जब हुआ उसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली इन लैंग्वेजेस को जोड़ा गया। तो टोटल ये लैंग्वेजेस थी 8। पहले कितनी लैंग्वेजेस थी? 14। बाद में कितनी जोड़ी गई? 8। टोटल कितनी हो गई? 22 लैंग्वेज। यानी कि मई 2025 तक अभी तक 8वें शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? 22 लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। ये लैंग्वेजेस का सिलसिला शुरू कहां से हुआ था? देखिए सबसे पहले तो इसका जो ओरिजिनल पर्पस था ना वो था कि भाई हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि जब भारत आजाद हुआ था तो भाई बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती थी, तो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन किस भाषा को बनाया जाए। हिंदी सबसे पॉपुलर भाषा थी, हिंदी सबसे प्राचीन भाषा बोली जाती थी, प्राकृत भाषा से आई थी, देवनागरी भाषा से आई थी, ठीक है। तो इसलिए इस 8वें शेड्यूल को शुरू किया गया। बाकी यहाँ पर दो अदर फैक्ट भी दे रखे हैं, आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। कि जवाहरलाल नेहरू ने उर्दू भाषा को ऐड किया था और के एम मुंशी जी ने संस्कृत भाषा को ऐड किया था, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इंग्लिश की, कि भाई गवर्नमेंट है वो भी इंग्लिश में काम करती है, हमारे स्कूल्स हैं वो भी इंग्लिश में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में हम भी इंग्लिश में बातें करते हैं, हम भी यूपीएससी का पेपर इंग्लिश में भी दे सकते हैं, देते हैं, और हिंदी में भी देते हैं, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज है लेकिन इंग्लिश भी में भी देते हैं। तो इंग्लिश तो लैंग्वेज है ही नहीं, ठीक है। तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर 1959 में नेहरू जी ने ऐड करने से मना करवा दिया। क्यों? उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कोई इंडियन लैंग्वेज नहीं है, और अगर कोई इंडियन लैंग्वेज नहीं है तो उसको भारत के संविधान में क्यों जगह देनी चाहिए। हालांकि आजकल के जो स्कॉलर्स हैं वो उसको सुप्रा लैंग्वेज कहते हैं। सुप्रा लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि भाई देखो वो कहते हैं कि इंग्लिश ना तो तुम्हारी लैंग्वेज ना तुम्हारे संविधान के 8वें शेड्यूल में, लेकिन फिर भी भारत के अंदर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, ठीक है। हर कोई एग्जाम किस में देता है? अंग्रेजी में। हर कोई बात किस में करना चाहता है? अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी क्या होती है? सुपीरियर लैंग्वेज हो गई है सबसे, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? सुप्रा लैंग्वेज इसको कहा गया जाता है। किसके द्वारा? स्कॉलर्स की द्वारा। ऐसा कोई संविधान में नहीं है, स्कॉलर्स बोल देते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनके द्वारा 8वें शेड्यूल में भाषा को जोड़ा जाता है। मतलब अपन क्राइटेरिया देखेंगे कि मतलब क्या क्राइटेरिया है, कि क्या सिर्फ धरना देने से भाई धरना दिया लोगों ने, किसी स्टेट के कुछ लोग इकट्ठे हुए, एक नेता है उसने कहा भाई हमारी भाषा को संविधान में डाल दो, सरकार ने कहा अच्छा धरना दे रहे हो ठीक है डाल देते हैं, क्या ये क्राइटेरिया है? नहीं। देखो सबसे पहले अपन पूरे उसके उससे बात करते हैं। जब अपनी संविधान सभा बनी थी ना तो संविधान सभा में ऐसा भी कोई भी फॉर्मल क्या क्राइटेरिया अपने को नहीं बताया गया कि भाई 8th शेड्यूल में किस लैंग्वेज को डालना जाना चाहिए, ठीक है। अपने पास कोई संवैधानिक रूप से कोई फॉर्मल क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन सरकार ने, अब देखो जब कोई फॉर्मल क्राइटेरिया नहीं होता ना तो सरकार बनाती है कमेटी। जब सरकार को कुछ भी चीजें नहीं पता चलती ना तो सरकार बनाती है कमेटी, कमेटी को दे देती है काम कि भाई ये काम है, संविधान में इसके बारे में नहीं बताया गया, आप बताओ। तो ऐसी सरकार ने बहुत सारी कमेटीज बनाई थी। उन कमेटीज ने बताया कि किस प्रकार से संविधान की 8वें शेड्यूल में भाषा को जोड़ा जाना चाहिए। उनमें से एक थी अशोक पाभा कमेटी, जिसको 1996 में बनाया गया था। देखिए अशोक पाभा जी ने क्या किया, कुछ रिकमेंडेशंस दी कि इन रिकमेंडेशंस के आधार पर किसी भाषा को संविधान की 8वें शेड्यूल में हम डाल सकते हैं। कौन कौन सी वो रिकमेंडेशन थी? कि सबसे पहली बात तो ये थी कि वो किसी भी एक स्टेट की क्या होनी चाहिए? ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए।
ठीक है, किसी भी एक स्टेट की। ठीक है, साथ के साथ होनी चाहिए कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज है पर लोग नहीं बोलते, नहीं, तो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन उस स्टेट के लोगों का होना चाहिए कि भाई जो जनसंख्या है उस स्टेट की वो उस भाषा को बोलती हो। ऐसा नहीं आपने कह दिया कि साहब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज तो है लेकिन यहाँ पर कोई जानता ही नहीं इस लैंग्वेज को, तो लोगों को बोलनी भी आनी चाहिए, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि भाई उसका डायलेक्ट अलग हो, जैसे हिंदी है नॉर्थ की साइड अलग बोली जाती है, अगर कोई साउथ का बंदा बोलेगा तो उसका डायलेक्ट अलग होगा बोलने का। ठीक है, ये कोई ईस्ट का बंदा होगा तो हो सकता है उसका डायलेक्ट अलग होगा बोलने का, तो उन्हें कहा कि ऐसा नहीं हो कि डायलेक्ट अलग हो ना, डायलेक्ट वायलेक्ट कैसा नहीं हो, लेकिन ये इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होनी चाहिए। साथ के साथ उस लैंग्वेज की एक साहित्य अकेडमी होनी चाहिए। ठीक है, और साथ के साथ उस जो लैंग्वेज है उसका अपना खुद का लिटरेचर होना चाहिए, लिटरेरी ट्रेडिशन उसके होने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट किसने सजेस्ट किए थे? अशोक पावा कमेटी ने 1996 में सजेस्ट की थी। अब अपन बात करते हैं कि भाई जो राज्य हैं वो क्यों कहते हैं कि हमारी भाषा को भी आप 8th शेड्यूल में डालो। जैसे अभी मैं राजस्थान से ये वीडियो बना रहा हूँ तो राजस्थानी जो भाषा है वो 8th शेड्यूल में नहीं है, लेकिन राजस्थान के लोग भी कई बार बोल देते हैं कि भाई राजस्थान की जो भाषा है उसको 8th शेड्यूल में डालो। तो क्या फायदा होगा, क्यों पीछे हम पड़े रहे सरकार के कि नहीं हमारी भाषा को भी डालो? तो देखो सबसे जो पहली चीज होती है ना वो ये चीज होती है कि अगर राजस्थान से कोई रिप्रेजेंटेटिव यानी कोई नेता अगर पार्लियामेंट में जाके बैठता है, ठीक है, तो वो अपनी भाषा में वहां पर कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, उसको वहां पर ट्रांसलेशन सर्विसेज मिलती हैं, वो कहेगा कि भाई मैं तो इंग्लिश नहीं जानता, मुझे तो इंग्लिश में नहीं सुनना, मैं अपने लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरे लोग हैं वो राजस्थानी भाषा बोलते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मैं राजस्थान से ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे लोग क्या करते हैं राजस्थानी भाषा बोलते हैं, तो अब मैं अगर इंग्लिश में बात करूंगा तो उनको समझ में नहीं आएगी कि भाई हमारे नेता ने क्या बात करी। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि उनकी भाषा को 8th शेड्यूल में डाला जाए, ताकि जब भी उनका कोई लीडर पार्लियामेंट में जाके अपनी बात कहे तो उनकी सेम लैंग्वेज में वो बात कह सके, और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं हर कोई इंग्लिश जानता हो, और इंग्लिश जानना कोई इतना कंपलसरी भी नहीं है। ठीक है, आखिरकार एक फॉरेन लैंग्वेज ही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको अपनी लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर पार्लियामेंट में ये बात चल रही है, कोई भी मुद्दा चल रहा है ना, और वहां का नेता इंग्लिश में बोले आ रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा बात क्या कर रहा है ना, फिर वो आके वोट मांगेगा कि भाई हमने तो ये कर दिया, हमने तो तुम्हारे लिए वो किया है, कुछ हुआ नहीं। तो ये सारी चीजें अलग होती हैं, इसलिए क्या होता है कि भाई लोग चाहते हैं कि उनकी भाषा को एक शेड्यूल में डाला जाए, ताकि जब भी वो पार्लियामेंट में जाए, उनका लीडर पार्लियामेंट में जाए, तो उनकी लोकल लैंग्वेज में सेम लैंग्वेज में बातें कर सके। ठीक है, साथ ही साथ आप अभी यूपीएससी का पेपर देंगे, जब यूपीएससी के मेंस लिखने की बारी आती है तो यूपीएससी आपसे पूछते हैं कि भाई किन किन लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो। तो अगर आपकी भाषा मान लीजिए ऐसी है जो 8th शेड्यूल्ड में नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक दूसरी भाषा सीखनी पड़ेगी जिसके संग आप कंफर्टेबल हो। ठीक है ना, तो आपको वो भाषा सीखनी पड़ेगी, फिर उसमें आपको पेपर देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कि आपकी भाषा 8th शेड्यूल में है तो आप यूपीएससी का पेपर देंगे अपनी भाषा में देंगे, भाई आपको ज्यादा बर्डन नहीं करना पड़ेगा कि नहीं मैं अपनी भाषा में पेपर लिखूंगा। ठीक है, साथ ही साथ डेवलपमेंट फंड देती है सरकार कि भाई आप अपनी भाषा को डेवलप करो, उसको बढ़ावा दो। इसके लिए फंड आपको कहां से मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये फंड आपको दिया जाता है। ठीक है, अब अपन फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर खत्म होता है आपका 8th शेड्यूल, पूरा हो गया है। ठीक है, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2024 में पूछा था, और सीधा सीधा मैंने आपको जो अमेंडमेंट बताए हैं ना उनसे सीधा सीधा क्वेश्चन था कि 71st जो अमेंडमेंट था उसके द्वारा 8वें शेड्यूल में किन किन लैंग्वेजेस को जोड़ा गया। यहाँ पे कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, मैथिली। ठीक है, आंसर सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये कोड दे रखे हैं आपको, मैंने ये बताया है। फेंक के आंसर करना कमेंट में, फेंक के एकदम कॉन्फिडेंट होके। धीरे धीरे ऐसा ही कॉन्फिडेंट आता है पेपर में, अगर यहाँ पे छोड़ दोगे ना कि ना हम तो नहीं कर रहे भैया, तो पेपर में कॉन्फिडेंट बनेगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अशोक पावा कमेटी 1996 एंड सीताकांत मोहपात्रा कमेटी 2003 वर एसोसिएटेड विद। अब आपको ये कमेटी नहीं पता चाहे, लेकिन ये कमेटी तो अभी आपने पढ़ी है, किससे एसोसिएटेड है? रिफॉर्म्स इन लोकसभा से नहीं, कास्ट सेंसस से नहीं, 8 शेड्यूल से पता नहीं, डिलिमिटेशन से नहीं, तो किससे है? 8 शेड्यूल से। इसका आंसर बता दिया है, इससे पहले वाले का आंसर है ना कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना। ठीक है, अपन मिलते हैं तब तक नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, और जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार इस चैनल को। धन्यवाद।